नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने पर्सनालिटी को समझा और पिछली 4-5 क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिस्ट द्वारा उनके विचारों से हमने पर्सनालिटी को समझा। ठीक है, अब सवाल ये है कि किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को मेजर किया जा सकता है? तो आंसर है यस। यदि आपको किसी पर्सन का स्वभाव जानना है, उसका बिहेवियर जानना है, उसकी रुचि, उसकी भावनाएं जाननी है, तो इसके लिए हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से किसी पर्सन की पर्सनालिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक वे में हम स्टडी करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। इस टेस्ट से हमें पर्सन की बिहेवियर, इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स, एडजस्टमेंट का लेवल पता चलता है, जिसके बिहाफ पर इसकी पर्सनालिटी को, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में और समझते हैं पर्सनालिटी टेस्ट को। पर्सनालिटी टेस्ट 3 तरह का होता है: सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। इनके फिर बहुत सारे टाइप्स हैं। सब्जेक्टिव मेथड में 5 तरह का होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड में 5 तरह के टेस्ट होते हैं और प्रोजेक्टिव मेथड में 8 तरह के टेस्ट होते हैं। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं, सीटेट या सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन वाले टेस्ट पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। बाकी टेस्ट को हम ऊपर ऊपर से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्टिव मेथड को। इसको हम आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। सब्जेक्टिव मेथड क्या है? तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपनी जानकारी अपने बारे में स्वयं ही बैठ करके बताता है। वो अपनी फीलिंग्स, अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस खुद बताता है। ठीक है, परिभाषा समझते हैं। वह व्यक्तित्व मापन की विधि है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में स्वयं जानकारी प्रदान करता है। इस विधि में व्यक्ति के विचार, भावनाएं, अनुभव, उसकी अभिव्यक्तियां और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है। सब्जेक्टिव मेथड 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो मेन है हम उनको देखते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आप सब लोग समझते हैं इंटरव्यू कब होता है। ठीक है, इंटरव्यू के क्या प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में 2 लोग आमने सामने बैठते हैं और एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है वो प्रत्यक्ष मिलकर के क्वेश्चन आंसर पूछता है और व्यक्ति की भावनाओं को, उसके विचारों को समझता है। दूसरा है ऑटोबायोग्राफी। इसमें व्यक्ति अपने जीवन का जो विवरण है वो खुद लिखता है, अपने विचारों को खुद लिखता है। ठीक है। थर्ड है आपका केस स्टडी। इसमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उन जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बिहाफ पे हम उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसकी फैमिली, उसकी एजुकेशन, उसके हैबिट आदि को समझते हैं। फोर्थ है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें व्यक्ति द्वारा लिखे गए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होते हैं, जैसे उसकी डायरी, उसका कोई लेटर, उसके कोई संस्मरण आदि नोट्स वगैरह होते हैं और उनके आधार पर हम व्यक्ति का जज करते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी आत्मनिष्ठ विधि थी, सब्जेक्टिव मेथड था। यहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति है वो खुद ही अपने बारे में बताता है, चाहे वो इंटरव्यू देकर बताए, चाहे वो कोई ऑटोबायोग्राफी लिखे या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट से हम उसका पता करें या हम उस व्यक्ति को केस स्टडी करें। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव मेथड की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जानकारी स्वयं देता है, ये आत्मनिष्ठ है, व्यक्तिगत है, एक पर्सन का एक बार में होता है। दूसरा, ये आंतरिक पहलुओं को समझने में सहायक होता है। आप व्यक्ति से जितनी मर्जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकाल के किसी भी विषय की गहराई तक जा सकते हैं। ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और यहाँ कम खर्चीला है, इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे और उन्होंने बातचीत करी, अपना इंटरव्यू दिया, तो यहाँ पर और टेस्ट की तुलना में कम खर्चीला होता है। सरल है, आसानी से उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप व्यापक जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में निकाल सकते हैं। गोपनीयता बनाए रखने का यहाँ पे सहायक होता है। भाई हमने जिसको बताया आप इस बात को अपने तक सीमित रखना, तो यहाँ पे गोपनीयता का भी अच्छा हो रहता है कि गोपनीयता पे बनाई जा सकती है। दूसरा है कि शोध और परामर्श में उपयोगी है। अगर हम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं उन्होंने क्या शोध किया, कुछ किया, तो वहाँ से हम उनकी चीज़ों को उठाकर अपने शोध में, अपने काउंसलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की विशिष्टता को समझने में सहायक है। कोई व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, उसका दृष्टिकोण होता है, उसके एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको भली भाली समझने में ये हेल्प करता है। तो सब्जेक्टिव मेथड जो है व्यक्ति के आंतरिक जीवन को, उसकी भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को गहराई से समझने में हेल्प करता है। ये लचीला है, कम खर्चीला है, सरल तरीके से होने वाला परामर्श है और परामर्श और शोध के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड पर। इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, जिन विधियों में व्यक्ति का मापन निश्चित और मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज प्रश्नों या कार्यों के माध्यम से किया जाता है तथा जिनके उत्तरों को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार अंक देकर मापा जाता है, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम किसी व्यक्ति के मापन के लिए एक निश्चित एक क्वेश्चनेयर वगैरह बना के रखते हैं, उसके अंक देख के रखते हैं कि इतने अंक का है और उसके आधार पर हम व्यक्ति से उसको फिल करवाते हैं और जो हमारे फिक्स अंक हैं, पहले से हमने फिक्स कर रखा है उनको, उसके आधार पर हम व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं।
ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि वह विधि है जिसमें व्यक्तिगत का मापन नियत, मानकीकृत और सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया जाता है ताकि परिणाम जो है वो अधिकाधिक निष्पक्ष हो, विश्वसनीय हो और तुलनात्मक हो सके, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं MMPI होता है यानी कि मिनीसोटा टेस्ट होता है, 16 PF होता है, EPQ होता है, आइसेंक का पर्सनैलिटी टेस्ट, बिग 5 टेस्ट है ओशियन का और हेक्साको का टेस्ट है। ये जो पांचों टेस्ट हैं ये वस्तुनिष्ठ विधि के उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव मेथड के टेस्ट हैं ये, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। एक तो ये मानकीकृत होते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप करेंगे सभी व्यक्तियों के लिए समान होते हैं। दूसरा है कि इनकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। जो भी इनको कर रहा है और जो मूल्यांकन करने वाला है, मूल्यांकन वाला अपने विचारों से प्रभावित नहीं होता, ये व्यक्तिगत के आधार पर ही किए जाते हैं। तीसरा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होती है। अगर ये परीक्षण आप एक ही व्यक्ति पर दोबारा भी करोगे तो जो रिजल्ट है वो लगभग सेम ही आता है। इसकी वैधता होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के वास्तविक पक्षों को मापने में जिसके लिए आपने बनाया है, जो पक्ष आप मापना चाहते हैं, ये वास्तव में उनका मेजरमेंट करता है, ठीक है। तुलनात्मकता होता है, कंपैरेबिलिटी उसकी होती है। विभिन्न व्यक्तियों को अगर आप परिणामों की तुलना करना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। समय की बचत इसमें होती है, टाइम सेविंग होता है और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, संख्यात्मक रूप से व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके मेजर करता है। अब ऑब्जेक्टिव मेथड के प्रकार समझेंगे। फर्स्ट है आपका पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, सेकंड है MMPI मिनीसोटा टेस्ट, थर्ड है 16 PF, फिर है आपका EPQ आइसेंक का टेस्ट, बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके बाद हेक्सागो पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनल डाटा शीट है, रेटिंग स्केल होता है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है और फिर लिकर्ट स्केल होता है या एटीट्यूड स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट की तीसरी विधि प्रोजेक्टिव मेथड, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में हम किसी व्यक्ति को इनडायरेक्ट रूप से हम उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना चाहते हैं। इनडायरेक्ट रूप से इसमें हम उसको कुछ अस्पष्ट और अधूरी चीज़ें देते हैं, अधूरी स्टिमुलस देते हैं जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है और जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके आधार पर हम उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके संघर्ष को, उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास किया जाता है। देखते हैं डेफिनेशन। प्रक्षेपी विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं और व्यक्तित्व को अनजाने में अस्पष्ट चित्रों, शब्दों या परिस्थितियों पर प्रक्षेपित कर देता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 4 टेस्ट शामिल हैं। एक तो है आपका रोशार का इंक ब्लॉक टेस्ट, दूसरा है TAT टेस्ट, तीसरा है CAT टेस्ट और चौथा है आपका सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये व्यक्ति की जो अवचेतन भावना है ना, उनको पता लगाने में सहायक होता है। दूसरा है ये उत्तर सही या गलत नहीं होते, यहाँ पर आप व्यक्ति को अधूरी चीज़ देते हैं और कंप्लीट उस व्यक्ति से कराई जाती है। प्रश्न यहाँ पे सीधे नहीं पूछे जाते और इसको लेने के लिए ना एक ट्रेंड प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की ही आवश्यकता होती है, वही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं? छिपी हुई भावनाओं को समझने में ये मदद करता है। व्यक्ति आसानी से अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त कर देता है। व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि जो उसने इसको फिल करा है, जिस हिसाब से उसने बनाया है, तो उसका कंक्लूजन क्या निकाला जाएगा। तीसरा है ये नैदानिक यानी कि क्लिनिकल मनोविज्ञान में उपयोगी होता है। जब कोई डिप्रेशन वगैरह का शिकार होता है तो वहाँ पर इन टेस्टों को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये 5 प्रकार के टेस्ट हैं: वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीटेशन, पिक्चर कंप्लीटेशन, इंक ब्लॉट टेस्ट और TAT टेस्ट। एक होता है CAT टेस्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो हम इनको 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते हैं, किसने बनाए, कब बनाए, ठीक है, इनका कहाँ यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं MMPI टेस्ट। MMPI का फुल फॉर्म है मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसके डेवलपर हैं स्टार्क R हाथवे और चार्ली मैकनेली। इसको बनाया गया था 1943 में। ये ट्रू फॉल्स प्रकार का टेस्ट होता है और इसको 16 ईयर से ऊपर के लोगों पर अप्लाई किया जाता है। इसमें लगभग 566 क्वेश्चंस होते हैं और ये मापता है व्यक्ति की पर्सनैलिटी के विभिन्न पहलुओं को मापता है। मेनली ये मानसिक रोगों के लक्षणों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो आप M4 मेंटली और M4 मिनीसोटा इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसका यूज़ होता है मानसिक विकारों की पहचान करने में, डायग्नोसिस करने में, उनका उपचार करने में, उनके लिए प्लानिंग करने में और अनुसंधान तथा परामर्श आदि में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषता है कि विश्व का सबसे अधिक प्रयुक्त और मान्यता प्राप्त पर्सनल टेस्ट है, यानी कि एक व्यक्तिगत का पर्सनल टेस्ट है, व्यक्तिगत सूची है, ठीक है। इसका उपयोग हम करते हैं, मेन जो इसका उपयोग होता है जब कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, चिंता अवसाद से घिरा हुआ होता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए, क्लिनिकल सेटिंग्स में रोगों की पहचान करने के लिए, काउंसलिंग के लिए और रिसर्च में व्यक्तिगत अध्ययन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, M4 मिनीसोटा, M4 मेंटली, ठीक है। तो मेंटली हेल्थ से जुड़ा हुआ ये टेस्ट है। नेक्स्ट है 16 PF टेस्ट। इसको हमने रेमंड कैटल की थ्योरी में भी पढ़ा था। इसका पूरा नाम है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर।
ये 1949 में बनाया गया। इसको डेवलपर है रेमंड कैटल। और यहाँ पर यस और नो में आंसर करना होता है। ये भी 16 ईयर से ऊपर के लोगों के लिए है। इसमें 185 क्वेश्चंस होते हैं, 16 फैक्टर्स पर ये बेस्ड होता है और व्यक्ति के जो मेन 16 फैक्टर्स हैं, जो मेन 16 ट्रेड्स हैं, उनको ये डील करता है। इसका उपयोग किया जाता है व्यक्ति की विस्तृत मूल्यांकन में, उसकी काउंसलिंग में, उसके करियर की सिलेक्शन में, अनुसंधान में और संगठनात्मक क्षेत्र में। ठीक है, इसकी विशेषता है कि ये फैक्टर एनालाइज पर आधारित है। ये सभी फैक्टरों को एनालाइज करता है, सरल है, विश्वसनीय है और वैज्ञानिक तरीके से व्यक्तित्व का मापन करता है। 16 मूलभूत कारक हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे रेमंड कैटल की क्लास में। क्लियर है? इसके बाद है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ शब्द दिए जाते हैं, उससे कहा जाता है कि बाकी आप इसको पढ़ते जाइए और जो उसको पढ़ने के बाद जो उसके मन में सबसे पहले आता है उसको यहाँ पे तुरंत लिख दीजिए। ठीक है, तो इस परीक्षण में व्यक्ति के मन में जो छिपे विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी क्या रुझान है, उनको समझने में बहुत मदद मिलती है। व्यक्ति को शब्दों की एक सूची दे दी जाती है। प्रत्येक शब्द को पढ़कर उसके मन में कोई एक नया शब्द आता है और वो शब्द उसको लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे कि घर, अंधेरा, सफलता, कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसको पढ़ने के बाद उसके माइंड में क्या आता है वो तुरंत वहाँ पर लिखता है। और उसका जो आंसर शीट है उसको पढ़ने के लिए एक एक्सपीरियंस मनोवैज्ञानिक चाहिए, उसको समझने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी का कंक्लूजन इवैल्यूएशन करने के लिए। सेकंड बिल्कुल इसी तरीके से होता है सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन टेस्ट। इस टेस्ट में अधूरे वाक्य दिए जाते हैं और व्यक्ति से कहा जाता है कि अपने विचारों के अनुसार इस वाक्य को पूरा करें। तो ये परीक्षण व्यक्ति की जो आंतरिक दृष्टिकोण है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी जो रुचि है, उसके संघर्षों को आधार पर उसकी आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। व्यक्ति को अधूरे वाक्य की सूची दे दी जाती है इसमें और प्रत्येक वाक्य को व्यक्ति अपने मन के हिसाब से पूरा करता है। जैसे कि मेरे माता पिता मेरे लिए डैश हैं। अब जैसे उसको एक्सपीरियंस रहा होगा वह व्यक्ति यहाँ पे वैसा ही फील करेगा। उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, उसकी भावनाओं के आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, TAT बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। इसको मुर्रे ने और मॉर्गन ने मिलकर बनाया था, हेनरी मुर्रे और मॉर्गन। 1935 में ये टेस्ट बनाया गया। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इस परीक्षण में व्यक्ति को अस्पष्ट अधूरे चित्र दिखाए जाते हैं और जो प्रत्येक व्यक्ति उस चित्र को देखकर उसे कहानी बनानी होती है। बहुत सारे इसको चित्र दे दी जाते हैं अधूरे अधूरे, उनको वो जोड़कर अपने हिसाब से कहानी बनाता है। ठीक है, तो कहानी में सामान्यतः ये बताना होता है कि चित्र में क्या हो रहा है, इसका पात्र कौन है, पहले क्या हुआ होगा, बाद में क्या होगा, पात्र क्या सोच रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा। तो मनोवैज्ञानिक इन कहानी के आधार पर ही व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं, उसकी इच्छाएं, उसके अनुभव, उसके प्रेरणा को समझते हैं, उनका आकलन करते हैं और इस प्रकार से वो पर्सनैलिटी का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए चित्र में एक लड़का खिड़की से बाहर देख रहा है। अब पूछा जाएगा वह अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है और मेहनत करके सफल होगा। वह उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। दोनों ने एक ही चित्र देखा और दोनों बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया यहाँ पर। तो ये उनके अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी संघर्ष के आधार पर उनका जवाब होगा। तो इसी आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का यहाँ पर आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है कैट टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट। इसका पूरा नाम है चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट, कैट बोलते हैं इसको। इसके जो डेवलपर हैं वो हैं लियोपोल्ड बैलक और सोनिया बैलक। 1949 में इसको बनाया गया। ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसमें बच्चों की भावनाओं को समझना होता है, डर, उनका परिवार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उनके पेरेंट्स से कैसे रिलेशन है, समाज में उनका कितना एडजस्टमेंट है और फिर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ये बच्चों को लगभग 3 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, और ये टेट जो है वो बड़े लोगों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए ये बनाया गया। इसमें बच्चों को जानवरों के कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और उनसे उन चित्रों पर कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझें। चित्र में एक छोटा सा खरगोश अपनी माँ के साथ बैठा है। अब बच्चा जो कहानी बताएगा तो बच्चा कहेगा माँ उसे प्यार करती है और सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा बच्चा बताएगा माँ उसे छोड़कर चली जाएगी इसलिए वह डर रहा है। तो इन उत्तरों से बच्चे की भावनात्मक स्थिति को समझने में मदद मिलती है और उसकी पर्सनैलिटी को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है EPQ, आइसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। ये क्या है, एक वस्तुनिष्ठ टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चनों की एक सूची होती है और इसको हंस आइजैक ने बनाया था। हमने उनकी थ्योरी में इसको पढ़ा था। 1964 में ये टेस्ट बनाया गया और यहाँ पर MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। व्यक्ति की जो प्रमुख व्यक्तित्व गुणों का मापन करना इसका उद्देश्य है और जो व्यक्ति अपने 4 ऑप्शन में से आंसर चूज करता है, इवन यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाते हैं व्यक्ति को। ठीक है, तो इसको कैसे यूज किया जाता है, इसमें व्यक्ति से कई प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर हाँ या नहीं में उसको देने होते हैं। उत्तरों के आधार पर स्कोर निकालकर 4 मुख्य आयामों में, जो उन्होंने 4 अपने मुख्य आयाम बताए थे,
उन पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जाता है। ये परीक्षण स्कूल्स में, काउंसलिंग में, करियर के मार्गदर्शन में, क्लिनिकल सेटिंग्स में, शोध आदि में यूज़ किया जाता है। ये सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं की भी पहचान करने में हेल्प करता है। क्लियर है? यहाँ पर जो है उनके 4 मुख्य आयाम हैं। एक तो उसका एक्स्ट्रावर्जन देखा जाता है, न्यूरोटिसिज्म देखा जाता है, साइकोटिसिज्म चेक किया जाता है और उसका लेयर स्केल चेक किया जाता है। हमने एक्स्ट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म पढ़ा था। अब हम समझते हैं लाइफ स्केल क्या है। तो ये जांच करने का एक वह स्केल है इसमें व्यक्ति की ईमानदारी से उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा, स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यहाँ पर हम उससे ये चेक करते हैं यानी कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसमें हम पर्सनैलिटी के मेन 3 आयाम को हम चेक करते हैं और जो लाइफ स्केल है वो उसकी ईमानदारी का चेक करता है केवल। अब नेक्स्ट है आपका रोशन मार्गन मुर्रे का इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रक्षेपी विधि के द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें स्याही के धब्बों वाली तस्वीरें दिखाकर व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसे इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इससे व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उसकी भावनाएं, उसके सोचने का क्या तरीका है, उसके आधार पर हम व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को समझते हैं, उसकी पर्सनालिटी को समझते हैं। तो ये टेस्ट जो है एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसमें 10 इंक के ब्लॉक कार्ड होते हैं और 5 ब्लैक कलर के होते हैं, 5 वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति जो भी बताता है उसी के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का विश्लेषण किया जाता है। इसको उपयोग कैसे किया जाता है? पहले यह परीक्षक जो है व्यक्ति को एक एक करके एक एक कार्ड देता जाता है, कार्ड दिखाता जाता है, व्यक्ति से पूछा जाता है आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। उसके जो उत्तर हैं, जो भी उसकी प्रतिक्रिया देने का वो कितना टाइम ले रहा है, कितने उसकी भाव भंगिमा कैसी, एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसके सभी प्रकार के व्यवहार को जो साइकोलॉजिस्ट है वो नोट करता जाता है, जो परीक्षक है वो नोट करता जाता है। सभी प्रतिक्रियाओं का फिर विश्लेषण करता है और व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसकी भावनात्माओं को समझ के, उसकी मानसिक संक्रियाओं को समझकर, संघर्षों को समझकर उसकी पर्सनैलिटी का आकलन करता है। क्लियर है? ये टेस्ट बनाया किसके लिए गया है? तो ये टेस्ट जो है वो एडल्ट्स के लिए, 16 वर्ष प्लस वालों के लिए है। मेनली क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ होता है, मानसिक रोगों को समझने के लिए, भावनात्मक समस्याओं को समझने के लिए, किशोर अवस्था में जिस तरह के बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको समझने के लिए और रिसर्च आदि में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैलिफोर्निया का साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री टेस्ट। इसको हम CPI बोलते हैं। इसका पूरा नाम है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री टेस्ट। इसको हॉरिसन जी गफ ने बनाया था 1956 में और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट क्या है? इसमें एक प्रश्नावली आधारित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें व्यक्ति को हाँ या नहीं में आंसर देना होता है और एक ऑप्शन होता है पता नहीं। इस तरह से उसको आंसर देना होता है हाँ, नहीं, पता नहीं। ठीक है, इस प्रकार के उत्तर देकर इसके माध्यम से व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसके एडजस्टमेंट, उसके सोशल बिहेवियर को, उसके मेंटली हेल्थ को समझा जाता है, उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? व्यक्ति को एक प्रश्नावली दे दी जाती है, व्यक्ति स्वयं प्रश्नों के उत्तर देता है हाँ, नहीं या पता नहीं। उत्तर पत्रक को स्कोर करके व्यक्तित्व की प्रोफाइल तैयार करनी होती है। इसमें व्यक्ति की शक्तियाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसके समायोजन का पता चलता है। इस टेस्ट की विशेषता क्या है? ये मुख्य रूप से सभी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, सामान्य लोगों के लिए बनाया गया है। मानसिक रोगों के निदान के लिए भी काम में ले लिया जाता है। ये बहुआयामी है। ठीक है, इसके मल्टी डायमेंशंस हैं। प्रश्नावली बहुत सरल भाषा में होती है और आंसर देने का तरीका भी बहुत सरल है। इसकी वैलिडिटी, विश्वसनीयता भी अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट सामान्य लोगों के लिए है तो इसमें हम सामान्य बातें मेजर करते हैं कि व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, सोशल एडजस्टमेंट उसका कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें कितना है, उसका पर्सनल एडजस्टमेंट कैसा है, जनरल मेंटल हेल्थ कैसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितनी लेता है। इस तरह की चीज़ों को हम मेज़र करने के लिए CPI टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट है बिग 5 ओशियन टेस्ट। इसको NEO टेस्ट भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम है NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसको पॉल कोस्टा ने और रॉबर्ट M. केयर ने मिलकर बनाया था 1985 में और 1992 में इसको फिर संशोधित किया गया था। ये सब रिपोर्ट प्रश्नावली है यानी कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है। इसकी विशेषता होती है कि वैज्ञानिक रूप से विकसित है और मान्य परीक्षण है। इसमें 240 आइटम्स होते हैं जिनको NEO-PIR बोला जाता है। ये विस्तृत और गहराई से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए है, जो 18 वर्ष से ऊपर है उन सब के लिए उपयुक्त होता है। यह व्यक्तित्व की स्थिर विशेषताओं यानी कि स्टेबल ट्रेट्स को मापता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है? शोध कार्यों में, काउंसलिंग में, करियर गाइडेंस में और व्यक्तित्व विकास की आत्म जागरूकता के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें हम 5 आयामों को, 5 डायमेंशंस को नापते हैं जिनको ओशियन का नाम दिया गया है। O फॉर
openness to experience. C4 conscientiousness means कर्मनिष्ठा. E4 extroversion बहिर्मुखता. A4 agreeableness अनुकूलता एंड 4 न्यूरोटिसिज्म भावनात्मक अस्थिरता. इन पांचों को मापने के लिए बिग 5 ओशियन टेस्ट बनाया गया है. इसमें हम मेज़र करते हैं व्यक्ति के नए विचार, उसकी कल्पनाशीलता, उसकी जिज्ञासा का स्तर, उसका नए अनुभवों के प्रति क्या खुलापन है, वो कितना व्यवस्थित है, जिम्मेदार है, अनुशासित है, उसका कोई गोल है, सामाजिकता का लेवल उसका क्या है, कितना मिलनसार है, उसमें ऊर्जा है, बातूनी है, किस तरह के से वो बाहरी गतिविधियों में रुचि लेता है, दूसरों के प्रति सहयोगी है कि नहीं है, दयालु है, सहानुभूति उसके अंदर है या नहीं, विश्वास करने लायक वो व्यक्ति है या नहीं, या वो किसी भावनात्मक अस्थिरता से तो नहीं घिरा हुआ, तनाव, चिंता, भावनात्मक अस्थिरता, नकारात्मक भावनाओं के प्रति तो उसका संवेदनशीलता नहीं है. इस तरह से हम इन चीज़ों को इस टेस्ट के थ्रू मेज़र करते हैं. यहाँ पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट कवर हुए. अब हम इनको एक बार जिस्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन सा टेस्ट किसने बनाया, कब बनाया. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रोशार्क इंकब्लॉट टेस्ट. इसको हरमन रोशार्क ने बनाया 1921 में. सेकंड है आपका टैट थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट. इसको हेनरी एंड मुर्रे ने मिलकर बनाया 1935 में. फिर है आपका कैट चिल्ड्रन एप्रोसेप्शन टेस्ट. इसको लियोपोल्ड बैलेक ने और सोनिया बैलेक ने मिलकर बनाया 1949 में. इसके बाद है आपका सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट. ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, तो किसी एक का नाम यहाँ पर नहीं है. फिर आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. इसको कार्ल गुस्ताव जंग ने बनाया, जिन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वर्ड्स कंसेप्ट दिया था 1904 में. ठीक है, इसके बाद है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट. इसको आपका हैथवे ने और मैकिनेले ने 1943 में बनाया. फिर आपका 16 PF टेस्ट. इसको रेमंड कैटल ने 1949 में बनाया. फिर है EPQ हैंस आइजैक ने 1975 में इसको बनाया. इसके बाद है आपका कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री. इसको हैरिसन जी गॉफ ने 1956 में बनाया. और लास्ट है आपका न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो हमने अभी पढ़ा. इसको पाल कोस्टा और रोबल मैक्री ने मिलकर 1985 में बनाया. पॉइंट 8 पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आइजैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर. ये EPQ है और एक हंस आइजैक ने EPI भी बनाया है, वो है आइजैक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. ठीक है, वो भी 1975 में बनाया गया था. अब फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन थ्योरी से, इन टेस्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है रोशर इंकब्लॉट टेस्ट का विकास किसने किया, तो हमने पढ़ा हरमन रोशे ने. ठीक है, सेकंड है टेट का विकास किसने किया, इसका आंसर है हेनरी एंड मुर्रे, दो लोगों ने मिलकर. इसे मुर्रे और मॉर्गन के नाम से यहाँ पर ऑप्शंस आता है एग्जाम में, तो मुर्रे और मॉर्गन ने टेट बनाया. नेक्स्ट है कैट चिल्ड्रन एप्रोसेप्शन टेस्ट किसने बनाया, तो ये किसके लिए बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा ये बच्चों के लिए है, और जो टेट था वो बड़े लोगों के लिए, वयस्क के लिए है. उसके बाद आपका है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का विकास किसने किया, तो ये कार्ल जंग ने किया. ठीक है, 16 है आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट. 5th क्वेश्चन है, ये बनाया हमारा RB कैटल ने, रेमंड कैटल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है MMPI का पूर्ण रूप क्या है, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री. इसको आप याद रखिएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 आइजैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर का विकास किसने किया, तो ये हैंस आइजैक ने किया. इनके नाम में ही इनका आंसर छिपा हुआ है. क्वेश्चन 8 है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री टेस्ट के विकासकर्ता कौन है, आंसर हो जाएगा हैरिसन गफ. क्वेश्चन 9 है जो प्रोजेक्टिव व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो कौन सा है इन चारों में से, तो जो TAD है वो प्रक्षेपी विधि का टेस्ट है. क्लियर है. क्वेश्चन 10 है ऑब्जेक्टिव परीक्षण टेस्ट कौन सा है इनमें से, तो 16 PF यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. दोस्त, हमारा पर्सनैलिटी टॉपिक खत्म हुआ. और अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूज़फुल लगती हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.